ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस है, ये नए क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ऐड करे हैं। जस्ट वेट, कुछ और खुल गया ये। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चंस 2024 के जीए के क्वेश्चंस हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे सीपीयू एसआई में। वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपने हर एक का यहाँ पे आंसर देना है अगर आपको आता है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपके सामने। ठीक है, देखो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। पहली चीज तो आप ध्यान देना, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस पार्ट में आता है। तो पार्ट 4A, एग्जाम के लिए याद रखना। ठीक है, पार्ट 4A में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 4A। ओके, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? आंसर करो इसका। नहीं पता किसी को? ठीक है, देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि पार्ट 5A में हमारा, पार्ट 4A में हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। 1976 में ये जोड़ा गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आज की डेट में हमारे पास 11 ड्यूटीज है जो लोगों को करनी चाहिए। पहला है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, बिल्कुल ठीक है। द वोट इन पब्लिक इलेक्शन, देखो द वोट इन पब्लिक इलेक्शन आर्टिकल 326 के तहत, आर्टिकल 326 में ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ओके, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो याद रखना तीसरा है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, यानी कि सुकन्या समृद्धि जो योजना है, मिनिमम हाउ मच मनी नीड टू बी डिपॉजिट इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में आप न्यूनतम कितना पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो है कि आप 250 रुपये न्यूनतम जमा कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है। ठीक है, और मैक्सिमम आप एक साल में 1.55 लाख रुपीज जमा कर सकते हो अपनी बेटी के नाम पे, जिसके नाम पे आपने अकाउंट खोला है। तो मिनिमम 250 है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है आपके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, ये किस चीज को बचाते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? पहली बात तो ये शहनाई, ठीक है, बजाते थे, अब तो जीवित नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आता है आपका रुद्र वीणा। रुद्र वीणा के लिए सबसे फेमस आदमी कौन है? वो है आपके उस्ताद असद अली खान। सारंगी के लिए कौन है? सारंगी कौन बजाते थे? राम नारायण, उस्ताद सुल्तान खान। ठीक है, भरतनाट्यम
सबसे फेमस कौन है भाई भरतनाट्यम के लिए? हालांकि वो एक नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति सबको पता होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो शहनाई है इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है। एलिफेंटाइसिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम क्या है? एलिफेंटियासिस में क्या होता है, आपके जो पैर है ना बहुत सूज जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं एलिफेंटियासिस में। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे होता है, किससे होता है, यानी कि यहाँ पर पहली चीज तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, इसका इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम है फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया इसका कॉमन नेम है। और ये एक मॉस्किटो से क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मलेरिया है, इसका आंसर तो ये हो गया। मलेरिया भी है, मलेरिया किससे होता है? तो फीमेल एनोफिलस से होता है मलेरिया। ठीक है, डेंगू किससे होता है? एडिस इगिप्टी, ये भी पता होगा आपको, एडिस इगिप्टी से होता है। और येलो फीवर भी एडिस इगिप्टी से होता है। मलेरिया का कौन सा है? फीमेल एनोफिलस। डेंगू का क्या है? एडिस इगिप्टी। चलो कोई बात नहीं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी बताया था मैंने आपको, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है? देखो 44 क्या है आपका? 44 है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने इसको लागू किया है। ओके, आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायत है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है आपका फंडामेंटल राइट, जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 51 ए में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और इसमें टोटल हमारे पास जो है वो है 11 ड्यूटीज। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 51 ए। इन विच ईयर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम एसएचजी बीएलपी ये भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था? सेल्फ हेल्प प्रोग्राम कौन सा होता है? जहाँ पे 10-15 महिलाएं मिलकर अपना छोटा सा एक कारोबार खोलती है, जैसे लिज्जत पापड़ हो गया, अचार बनाने की फैक्ट्री होगी छोटी मोटी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वही होता है, 15 से 20 लोगों का ये होता है। ठीक है, तो इसे किसने स्टार्ट किया था भाई? पहली बात तो याद रखना, नाबार्ड ने इसको इस्तेमाल स्टार्ट किया था। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने इसकी स्थापना करी थी, यानी कि इसने इसको बनाया था 1992 में। ठीक है भाई कुमार विवेक। ठीक है, वास्को डी गामा जिसने सी रूट खोजा था इंडिया से लेके यूरोप के बीच में, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपके लिए सिंपल है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ये कब आया था। दूसरी चीज, ये कौन से पोर्ट में आया था। तीसरी चीज, इसका स्वागत किसने किया था। ये तीनों चीज आप मुझे बताओगे। ठीक है, 1492 है क्या? 1492 नहीं है भाई, 1498 में आया था ये तो, 1498 में आया था, 92 में नहीं आया था। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ पे आया था? जो आज की डेट में हमारे देश में एक पोर्ट है, इसका नाम है कोझिकोड। उस टाइम पे इसे कालीकट पोर्ट बोलते थे, कालीकट। आज की डेट में इसे क्या बोलते हैं? कोझिकोड। ठीक है, इसका जो स्वागत था वो किसने किया था? वो किया था जोमोरिन ने। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आपको फाइनेंस कमीशन मिलेगा? ठीक है, देखो आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है? ये तो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 315 किससे रिलेटेड है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। आर्टिकल 280 है, भारत में एक फाइनेंस कमीशन होगा जिसका 5 इयर्स का कार्यकाल होगा।
अभी करंटली भारत में 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। आर्टिकल 3 to 4 है भारत में इलेक्शन कमीशन से, यानी कि चुनाव आयोग से। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दशहरा जो होता है, दशम, इसको हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब मनाते हैं? ठीक है, देखो, फागुन है वाला महीना, जब होता है मार्च, यानी कि सर्दियों का एंड और गर्मियों का शुरू, इस टाइम पे हम लोग मनाते हैं होली। ठीक है, फिर आता है आपका अश्विन। अश्विन होता है आपका सितंबर अक्टूबर में। ओके, तो यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सितंबर अक्टूबर में हम लोग क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं हम दशहरा। ओके, बुराई पर अच्छाई की जीत। ओके, फिर आता है आपका दिवाली। दिवाली हम लोग मनाते हैं कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने की अमावस्या पे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, दीपावली। फिर उसके बाद यहाँ पर चैत्र। चैत्र अभी आपने देखा होगा रामनवमी, है ना? रामनवमी का मतलब होता है, हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदू नववर्ष, जिसको इस बार हम लोगों ने 30 मार्च 2025 में मनाया। ठीक है, चलो, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट द ओलंपिक वाज वुन बाय हूम अमंग द फॉलोइंग। निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक्स में से किसने जीता था? अभी तक दो ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत में क्या जीता है? इंडिविजुअल, यानी कि अकेले में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पहला तो हो गया भाई, कौन सा यहाँ पे? अभिनव बिंद्रा। दूसरा, आपको पता होगा 2020 के ओलंपिक में, जो कि टोक्यो में हुआ था, 2021 में हुआ था लेकिन 2020 का है, वहां पर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो जो पहले व्यक्ति हैं वो है अभिनव बिंद्रा में। ओके, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ओके, सेकंड आपका 2020 में यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल जीता है जेवलिन थ्रो में। ओके, नॉर्मन पिचर्ड। नॉर्मन पिचर्ड भाई, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला मेडल लेके आए थे पेरिस ओलंपिक 1900 में। भारत की तरफ से ये गए थे, हालांकि ये अंग्रेज थे। इन्होंने भारत के लिए एक सिल्वर मेडल जीता था। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के हैं सचिन नाग, स्विमर थे। Who among the following envoy was sent by Seleucus I to the court of चंद्रगुप्त मौर्य? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, इसको हराया। बदले में इसने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम था हेलिना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और साथ में इसने अपना एक यूनानी दूत, जिसे एम्बेसडर बोलते हैं, वो भारत भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी मौर्य प्रशासन के ऊपर, जिसका नाम था इंडिका। ये भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हुएन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अलबरूनी ने एक किताब लिखी है, किताब अल हिंद, बहुत आती है एग्जाम में। इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था, दिल्ली सल्तनत में ये आया था। चलो, कोणार्क का सूर्य मंदिर एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको किस डायनेस्टी ने बनाया था? चोल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बताओ? चोला डायनेस्टी, इसका आंसर गंगा डायनेस्टी है। 1250 ईस्वी में नरसिंह देव वर्मन, ठीक है, नरसिंह देव वर्मन ने इसको बनाया था। ये आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल। ठीक है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयनगर का संस्थापक कौन है विजयनगर डायनेस्टी का? हरिहर और बुक्का। राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। चोल का बताओ मेरे को अगर पता है तो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? देखो, आपको चार जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके हाईएस्ट पीक याद रखने हैं।
पहले पहले ऐसे कर लो, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, फिर सतपुड़ा, ठीक है, फिर अरावली। ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट है। ये माउंटेन रेंजेस हैं। दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली। ईस्टर्न घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी। ये जो हमारा आंसर होगा। महेंद्रगिरी को कई बार जिंदा गाड़ा पीक भी कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट की है अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की है धूपगढ़। अरावली की है गुरु शिखर। ये चारों आपको याद रखनी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनवेल्थ नेशन रिमूव द इमेज ऑफ ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम इट्स करेंसी? कॉमनवेल्थ नेशन, पहली चीज तो क्या होते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जहां पे कभी अंग्रेजों ने शासन किया था। इंडिया भी इसका एक सदस्य देश है, क्योंकि इंडिया पे भी अंग्रेजों ने राज किया था। और इसमें अभी टोटल कुल 56 मेंबर नेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अभी कॉमनवेल्थ का शासन है, क्योंकि कॉमनवेल्थ पहले अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया पे भी राज किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी में ब्रिटेन की महारानी की फोटो हुआ करती थी, इसको उन्होंने हटा दिया है अपने $5 के बैंक नोट से, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र? यानी कि सती जो विधवा विवाह है, महाराष्ट्र में इन्होंने इसको बढ़ावा दिया और लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था पुणे में अपनी वाइफ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने एक संघ बनाया था, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। कौन सा बनाया था उन्होंने? 1873 में सत्यशोधक समाज, ये भी इन्होंने बनाया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, सत्यशोधक समाज। पुणे में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और यही विधवा विवाह के लिए, यानी कि विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए, ठीक है। ये चीज भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। बैगा कम्युनिटी एक इंडिजिनियस ग्रुप है सेंट्रल इंडिया का, कि मुख्यतः किस राज्य में रहती है? बैगा कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट? प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। देखो, असम में रहती है बोडो ट्राइब, ठीक है। मध्य प्रदेश में रहती है बैगा, ठीक है। सांथल भी रहते हैं वहां पे, ओके। उत्तराखंड में रहती है भोटिया ट्राइब, जौनसारी ट्राइब, बहुत सारी ट्राइब रहती है। तमिलनाडु में तमिलनाडु में कौन सी रहती है? बहुत आता है एग्जाम में, टोडा, तोडा, कोटा, ठीक है। तोड़ा ट्राइब आती है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की है। तो मध्य प्रदेश राइट आंसर है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, ताकि जो न्यूट्रॉन्स है उसको स्लो डाउन करा जा सके? यानी कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगे तो उनको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? हैवी वाटर होता है D2O, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रेफाइट एक स्टोन भी हो सकता है, ठीक है। इग्नियस में हम इसको लेते हैं। तो यही दोनों का यूज हम लोग किसमें करते हैं? एज अ मॉडरेटर के रूप में। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से। As per Article dash of the Indian Constitution, the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. पहले चीज तो हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में आपसे पूछा गया है? तो ये होता है आर्टिकल 75। इसी 75 में आपको प्राइम मिनिस्टर का जिक्र भी मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल द मिनिस्टर्स of his council will be appointed by president on the advice or recommendation of prime minister, ठीक है। 79
आर्टिकल है रिलेटेड पार्लियामेंट यानी कि संसद से, 80 है राज्यसभा से, 81 है लोकसभा से। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलो अगला है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट where the same person is appointed as the governor of two or more states, the emoluments and the allowances payable to him or her shall be allocated among those states। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति गवर्नर बनता है दो या दो से अधिक राज्यों का, ठीक है, जो उसे वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, ठीक है, वो दोनों राज्य आवंटित यानी कि वो दोनों राज्य मिलकर देंगे उसको, राज्यपाल को। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? देखो आर्टिकल 153 तो है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 155 में क्या बोला गया है कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा? गवर्नर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 156 में बोला गया है गवर्नर का टर्म कितने का होगा? ये होगा, ये पहली बात तो टर्म नहीं होता, इसका ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये 5 साल तक काम कर सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट इनको पहले भी रिलीज कर सकते हैं। तो 5 साल होता है इनका मैक्सिमम टर्म। और आर्टिकल 158 कहता है कि भाई उनका जो इमोल्यूमेंट्स अलाउंस है वो दोनों स्टेट बियर करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ये किस मॉडल पर बेस्ड था? फर्स्ट फाइव ईयर प्लान किस पर बेस्ड था? हेरोड डोमर मॉडल पे। ये आपका आंसर है, ठीक है। महालनोबिस ये सेकंड फाइव ईयर प्लान था भाई, सेकंड फाइव ईयर प्लान इस पर बेस्ड था। थर्ड फाइव ईयर प्लान गैडगिल योजना पे बेस्ड था और फोर्थ फाइव ईयर प्लान अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर बेस्ड था, ठीक है। तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हेरोड डोमर। विच फिनोमिना इज अपोजिट टू द सॉलिडिफिकेशन? सॉलिडिफिकेशन में मतलब क्या होता है? कोई चीज तरल रूप में अगर आ रही है उसको हम सॉलिड कर देंगे। जैसे आप फ्रिज में पानी रख देते हो, उसके कुछ घंटों बाद ये आइस बन जाती है, ये लिक्विड से क्या बन गई आपकी? अब सॉलिड बन गई है। तो अब इसको हम इसका अपोजिट क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज ठंडी हो जाती है, पानी जब ठंडा हो जाता है और बरसात के रूप में नीचे बहता है, तो ये तो हो गया आपका संघनन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन होता है सॉलिड हो जाना, संलयन होता है दोबारा से लिक्विड के रूप में बन जाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका फ्यूजन। वेपराइजेशन होता है लिक्विड का गैस के रूप में चेंज होना। नहीं भाई, वेपराइजेशन अलग होता है, वेपराइजेशन संलयन होता है इसका आंसर, यानी कि फ्यूजन होगा, ठीक है। मेल्ट होना बोलते हैं ना फ्यूजन को, तो मेल्ट बोलते हैं। फ्यूजन इजिकल्स टू मेल्ट भी तो होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है कोई भी चीज, देखो पहली चीज है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सिंपली यहां पे ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज सॉलिड के बाद लिक्विड बनेगी, उसके बाद गैस बनेगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई चीज अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रही है तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से आप डायरेक्टली क्या बना दे रहे हो? गैस बना दे रहे हो, ठीक है। चलो, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर ये किस टाइप के रॉक में आता है? 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक बेसिकली आपको कौन से मिलेंगे? वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनो से जो लावा आता है, ठीक है, मैग्मा आता है, फिर वो लावा बनता है, ठंडा होकर वो पत्थर बन जाते हैं। सेडिमेंट्री होता है जब नदियां अपने साथ में कंकड़ पत्थर बालू रेत लेके आती है और उससे जो पत्थर बनते हैं वो होता है अवसादी चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक कोई रॉक नहीं होता, यही दोनों चीजें एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर और प्रेशर से चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो सैंडस्टोन में सैंड है, सैंड कौन लेके आएगा? नदी लेके आएगी, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक को ही हम लोग टर्शरी रॉक भी कहते हैं। चलो अब ये वाला है डैम्स वाला, ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है वैसे।
हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम किसमें है? ओडिशा के महानदी में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में है। टिहरी डैम भागीरथी नदी में है, भारत का सबसे ऊंचा डैम। ठीक है, और क्या बचा हमारा? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी में है, राणा प्रताप सागर चंबल में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट का 4 था तो 4 वाले ये वाला और ये वाला होना चाहिए। हमको फर्स्ट देखना है और हमको ई देखना है। ई वाले का क्या है? 1 है, तो ठीक है, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन फूड गाइड पिरामिड फॉर हेल्दी ईटिंग? इंडियन फूड गाइड के अनुसार हेल्दी ईटिंग के लिए इनमें से कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए? कौन सी चीज नहीं है बताओ। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर लोगे इसको। किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? हाँ, अल्कोहल बिवरेजेस का इस्तेमाल नहीं है, दारू वारू जो होती है। एक राजा था, इसका नाम था शैलेंद्र। ठीक है, इंडियंस के साथ में इसके काफी अच्छे कॉन्टैक्ट थे। ये कौन से धर्म को मानता था? ये जो शैलेंद्र किंग था, ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार वाले क्षेत्र में इसका यह राजा था। आज की डेट में आप यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजन देखोगे? तो बौद्ध धर्म देखोगे। तो ये किसका फॉलोवर था? बौद्ध धर्म का फॉलोवर था भाई। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, अभी मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये होती है 3 स्टेट किसी भी मैटर की। ठीक है, पहले वो जैसे जैसे आपका बर्फ है, बर्फ के बाद वो पानी बनता है, पानी के बाद वो हवा में वेपर हो जाता है अगर हम उसे गर्म करेंगे तो। इन तीनों के अलावा भी एक और होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लाज्मा होती है फोर्थ स्टेट किसी भी चीज की। ठीक है, बाकी लोग आंसर दीजिए अगर पता है तो। कथा सरित सागर, ठीक है, एक लिटरेरी वर्क है। ठीक है, एक लिटरेचर है। इसको कौन सी भाषा में लिखा गया था? पहली चीज तो कथा सरित सागर किसने लिखी थी? वो लिखी थी सोमदेव ने। ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है। ठीक है, सोमदेव ने लिखा था इसको 11th सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में। और ये संस्कृत में रिटन है, संस्कृत में लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 प्राइमरी एक्सप्लिसिट गोल ऑफ 5 ईयर प्लान? पंचवर्षीय योजनाओं का 1951 से स्टार्ट हुई थी जो, ये इनमें से कौन सा गोल नहीं रहा कभी भी? हैवी इंडस्ट्री रहा है सेकंड वाले में। कभी भी हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को कभी भी हमने इंक्लूड नहीं करा है। यही भारत का दुर्भाग्य रहा, आज तक किसी भी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने शिक्षा को आज तक कभी भी ऐड नहीं किया है। विद रिगार्ड टू द कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, विच स्टेट इज द ऑड वन आउट? पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अब आप बताएंगे इनमें से ऑड वन आउट। बिहार सबसे ज्यादा, अगर हम देखें पॉपुलेशन में भी सेकंड नंबर में है, थर्ड नंबर में है समथिंग, और जो होगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी उसमें भी सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में है। तमिलनाडु भी अच्छे खासे नंबर में, उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। अरुणाचल प्रदेश भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं बस। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो यही आपका ऑड वन आउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? भारत के पास 8 क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली,
ठीक है, मोहिनी अट्टम, और क्या क्या है, मोहिनी अट्टम हो गया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सटरिया। छोलिया जो है ये एक मार्शल आर्ट डांस है जो कि उत्तराखंड का है, ये क्लासिकल डांसेस में नहीं आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया? सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? हाँ, ये तो आपको दिख ही रहा है। सबसे ज्यादा भारत में केरला का है, सेकंड नंबर में मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश सभी हिमालयन राज्यों में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे हाईएस्ट एजुकेशन लिटरेसी रेट वाला है हिमाचल प्रदेश। बिहार दुनिया मतलब भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड? द गाइड किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी बुक लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अपनी खुद की है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, शशु थरूर ने तो बहुत किताबें लिखी है, अंबेडकर आ लाइफ लिखी है, ग्रेट इंडियन नॉवल लिखी है, और बहुत सारी किताबें हैं। आर के नारायण की है द गाइड। बहुत बढ़िया। द फर्स्ट फॉरनर टू रिसीव द भारत रत्न, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, किसको दिया गया? फॉरनर, वैसे मदर टेरेसा को भी मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को भी मिला है, अब्दुल गफार खान को भी मिला हुआ है, ये तीनों फॉरनर है। लेकिन मदर टेरेसा को इंडियन नेशनलशिप मिल गई थी नेचुरलाइजेशन से, लेकिन इनको भारत का नागरिक नहीं माना जाता क्योंकि ऑलरेडी ये अल्बानिया की नागरिक थी। इनको 1980 में मिला है, अब्दुल गफार खान को 1987 में मिला है, नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला है। तो मदर टेरेसा को भारत का नागरिक माना नहीं जाता है, इस वजह से जो अब्दुल गफार खान है, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, इनको हम पहला भारत रत्न मानते हैं, फॉरनर। ठीक है, विच प्रोटीन इज फाउंड इन ग्रेन्स? अनाज में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? अनाज में, और ये वो प्रोटीन है, जब आप गेहूं का आटा गूंदते हो तो उसमें इलास्टिसिटी जो आती है, खिंचाव जो आता है, वो किससे आता है? वो आता है गुलेटिन से। बहुत बढ़िया कुमार, गुलेटिन इज द राइट आंसर। आटा गूंदने के बाद जो खिंचाव आता है ना, वो भी इसी से ही आता है। ठीक है, अब ये हैं कुछ मूवमेंट्स, ये हैं कुछ मूवमेंट्स और उनके फाउंडर। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। पहला मैं बताता हूं आपको, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफार खान, कूका, गुरु राम सिंह। ठीक है, कुमार विवेक ने पहला बोला है। ठीक है, देखो देशभक्ति संघ तो बनाया था किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो सी का हो गया 2, तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट हो गया राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ह्यूमन आई का कितना मेगापिक्सल होता है? अगर हम ह्यूमन आई को कैमरे के तौर पर बनाए तो ह्यूमन आई का जो आंख होगी वो कितने मेगापिक्सल की होगी?
वो होती है आपकी 576 मेगापिक्सल की। ओके। हु इज ट्रेन भरतनाट्यम डांसर एंड लैंडेड हर फर्स्ट लीड रोल इन 1986 इन हिंदी बॉलीवुड फिल्म? इनमें से कौन सी जो हीरोइन है वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर है और इनको इसी वजह से 1986 में बॉलीवुड फिल्मों में देखा गया था? देखो, केलुचरण मोहपात्रा तो ओडिसी डांस करती हैं, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम का ही करती हैं, लेकिन ये एक हीरोइन नहीं है। रेखा कथक डांसर है। तो हेमा मालिनी है क्या है, भरतनाट्यम की। चलो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर बिल्ट बाय द नेशनल एनएचएआई ने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे बनाया है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से 4 राज्यों को जोड़ती है आपस में, कौन से 4 स्टेट सिटीज को जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और यहाँ पे चेन्नई। इन 4 सिटीज को आपस में ये जोड़ती है। ऐसी बनी हुई है कुछ, ये बीच में नहीं है, ठीक है? ऐसा है कुछ ये रोड। तो ये है कितनी किलोमीटर लंबी है? 5846 किलोमीटर लंबी है। चलो ठीक है। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज रिनोन्ड लोकेशन फॉर स्पॉटिंग रेड पांडाज इन इंडिया? रेड पांडा स्पॉटेड, इनको हम कहां पे देख सकते हैं रेड पांडास को? कोल्ड डेजर्ट में तो क्या होता है, स्नो लेपर्ड, है ना, हिम तेंदुआ इसको हम बोलते हैं। ओके। नीलगिरी तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में बनाया गया था। कंचनजंगा वन हॉर्न राइनो के लिए भी फेमस है और रेड पांडास के लिए भी फेमस है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। वन नहीं है, कोल्ड डेजर्ट तो स्नो लेपर्ड के लिए। कंचनजंगा वन हैंड राइनो भी मिलता है यहाँ पे और रेड पांडास भी मिलते हैं। अगस्त्यमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु केरला में है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज टर्म ड्रिबलिंग यूज्ड? इनमें से कौन से खेल में ड्रिबलिंग वर्ड यूज होता है? क्रिकेट में तो यॉर्कर होता है, लेग बाय होता है, एलबीडब्ल्यू होता है, बाउंसर होता है, डकवर्थ होता है और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। बेसबॉल जिस ग्राउंड में खेलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलीबॉल में लिब्रो होता है, लिबैरो होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो भी होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। ये सब होते हैं। बास्केटबॉल में होती है ड्रिबलिंग, जब आप बॉल को ऊपर नीचे कर रहे होते हो ना, उसे हम बोलते हैं ड्रिबलिंग। ठीक है, सही आंसर है। व्हाट डज एम स्टैंड इन मुद्रा योजना? ओके, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, शिशु, किशोर एंड तरुण। इसमें शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का मिलता है। अभी एक और कैटेगरी बना दी है, तरुण प्लस। ठीक है, इसमें 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए, ये भी याद रखना, नॉन फार्म, नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है, उन्हीं को मिलता है बस। तो इसका क्या है? माइक्रो। एम का मतलब होता है माइक्रो। फेमस म्यूजिशियन भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब दिया गया था? इन्होंने लेने से भी मना कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। 2019 में मिला था। 2019 में इनके साथ साथ प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया था, नानाजी देशमुख को भी दिया गया था। ठीक है। 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, एल के आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। 2014 में ये सी एन आर राव और सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को ये दिया गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस? एक जगह का
क्लाइमेट इनमें से कौन सा डिसाइड नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है? ओशन करंट बिल्कुल करता है, यही गर्मी सर्दियां लेके आता है, हवाएं लेके आता है। लैटिट्यूड, अगर आप जितने ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में होंगे उतना ही आपका एरिया ठंडा होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस कोई भी फर्क नहीं लेके आता है। लैंडफॉर्म, बिल्कुल, लैंडफॉर्म का मतलब होता है पर्वत पठार, ये हवाओं को रोकते हैं जिस वजह से गर्मी आती है या सर्दी आती है। तो दो शहरों के बीच ऐसा कोई भी ये कंट्रोल नहीं करता क्लाइमेट। ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में लाया गया था, जहां पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था? आपको हिंट बता देता हूँ, ये अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। इस अमेंडमेंट एक्ट ने भारत के संविधान में 3 जगह अमेंडमेंट किए, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में और डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट्स में इन्होंने जोड़ा 21A, जिसे हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। 86 अमेंडमेंट एक्ट से इसे लाया गया था। 73 है पंचायत 1992, 74 है म्यूनिसिपैलिटी 1993, 101 है आपका जीएसटी 2016 में ये अमेंडमेंट लाया गया था और 1 जुलाई 2017 में इसको पास कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। Which of the following is not an example of inertia at rest? Inertia जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी जो चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी, यानी कि वो स्थिर रहेगी जब तक आप उसे, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव ना लगाओ, बाहरी बल ना लगाओ। ठीक है भाई, ये तो होता ही है ना, भारी बल तो लग रहा है ना हवा से, तभी तो गिर रही है पत्ती, ये तो होगा ही। ये वो सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। भाई जब आप ब्रेक दबा रहे हो, ठीक है, आपने किसी को फोर्स नहीं किया, गाड़ी आपकी रुकी, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल के हिसाब से होता है। तो अचानक से ब्रेक लगाना ये एग्जाम्पल नहीं है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भाई, बाकी सब तो है। व्हेन वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज? देखो 2018 में इसे बनाया गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम पर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 2019 में इसका नाम चेंज कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम पर इसको चलाया गया। ठीक है, तो 2018 में हुआ सबसे पहले। उसके बाद याद रखो 2024 का कहां पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ। 2025 का कहां पे होगा? बिहार में होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएट द फ्रेमवर्क दैट बिकेम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लीविंग गैप्स फॉर द एलिमेंट दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड? सिंपली आपसे पूछा हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, मेंडलीव ने इसको बनाया था, रशियन केमिस्ट थे ये। ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉ है उसका, ठीक है, वो हेनरी मॉजले ने बनाया था। जॉन न्यूलैंड ने क्या करा था? हर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के हिसाब से मेजर किया था, क्लासिफाई किया था, जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेट भी कहते हैं। वीई समर्स की, ये रशिया का माइनर था। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? तो देखो, जो सब लोग बोलते हैं बुक के हिसाब से केटू, केटू नहीं है, केटू भारत के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अगर हम सिर्फ भारत में देखेंगे तो वो कंचनजंगा मिलेगा आपको। ठीक है, भारत में देखेंगे तो वो कंचनजंगा मिलेगा आपको 8586 किलोमीटर, 8586 मीटर में है, सिक्किम में है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, कंचनजंगा है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड नंबर में उत्तराखंड में कामेत आता है। केटू भारत में नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे कंचनजंगा। आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज ग्रोन इन खरीफ
क्रॉपिंग सीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? रबी, खरीफ एंड जायद। भारत में ये 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप कब आती है? सर्दियों की, है ना। ये होती है विंटर वाली, अक्टूबर से मार्च तक चलती है। ये मार्च से मई तक चलती है। ये जून से सितंबर तक चलती है। सॉरी, ये जैद वाला ऊपर वाला है और खरीफ वाला नीचे वाला है, ठीक है। इस टाइम पे हम लोग चावल उगाते हैं। जैद में हम लोग वाटरमेलन, खीरा, ये सब उगाते हैं। रबी में वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सब हम लोग उगाते हैं। तो खरीफ का सबसे फेमस कौन सा है भाई? राइस, चावल। विच एक्टर ऑटोबायोग्राफी इज क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड? इनमें से किस एक्टर की बायोग्राफी का नाम है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड? गुलशन ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द बैड मैन। द बैड मैन। देव आनंद का है, देव आनंद की कौन सी है? रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ। आयुष्मान खुराना की यही है, क्रैकिंग द कोड, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद ध्यान देना, मैंने तीनों आपको बता दिया। ओके, आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है साथ ही साथ में, और आई थिंक कि इसको आप बार बार रिवाइज करना, ठीक है। 50 क्वेश्चन। और अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे बोल देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो मैं कोर्स में डाल दूंगा आज दिन तक इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कल मिलते हैं हमारी क्लास में दोबारा से, ओके, 9 बजे। और आई थिंक कल करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा मैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।